नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट पिछले 24 घंटों में अनइम्प्रेसिव वॉल्यूम्स के साथ शांत रही। इसकी वजह ये भी हो सकती है, यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स द्वारा मंगलवार को नवंबर के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर जारी करने से पहले मार्केट पार्टिसिपेंट्स कॉशियस हो सकते हैं, जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर देश में मैसिव वोलेटिलिटी को मापने के लिए एक मीट्रिक के रूप में किया जाता है। अब तक इसका हमेशा बिटकॉइन की कीमत पर काफी प्रभाव पड़ा है, जिसके रिजल्ट के रूप में आमतौर पर तत्काल और बड़े पैमाने पर अस्थिरता होती है। इन सबके बीच बिटकॉइन की कीमत पिछले 24 घंटों में कुल 1.2% की गिरावट के साथ $17,000 से नीचे रही, जबकि इथेरियम ने उसी समय के दौरान 1.11% की गिरावट के साथ $1,255 के आसपास ट्रेड किया। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या सीबीडीसी, जिसे ई रूपी के रूप में भी जाना जाता है, का इस्तेमाल पहले 2 हफ्ते में उम्मीद से बहुत कम रहा है, क्योंकि अभी भी सवाल है कि डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शंस अनोनिमस है या नहीं। ऐसे में कुछ चिंताओं को आरबीआई द्वारा संबोधित किया जाना है। स्थिति से परिचित एक सूत्र के अनुसार आरबीआई जल्द ही इस मामले पर एक बयान जारी करेगा, क्योंकि अनोनिमिटी हाल ही में पायलटेड रिटेल सीबीडीसी की की फीचर में से एक है। कहा जाता है कि वॉलेट के बीच ट्रांजैक्शंस कोई डिजिटल निशान नहीं छोड़ती। चार्ल्स हॉस्किंसन को कार्डानो का इंडियन मार्केट में प्रवेश करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, जब तक कि साउथ एशियन कंट्रीज ज्यादा प्रोग्रेसिव रेगुलेशंस के फेवर में अपनी एंटी क्रिप्टो पॉलिसीज को त्याग नहीं देते। इस हफ्ते की शुरुआत में जब ट्विटर पर पूछा गया कि क्या वे इंडिया में लैब्स में इन्वेस्ट करने और यूनिवर्सिटीज के साथ कोलैबोरेट करने पर विचार करेंगे, तो कार्डानो के को-फाउंडर ने इसकी पुष्टि की। हॉस्किंसन ने उत्तर दिया, कई गवर्नमेंट अटेम्प्ट्स के साथ क्रिप्टो के इस्तेमाल पर आउटराइट बैन लगाने और क्रिमिनलाइज करने के लिए इंडिया स्ट्रांगली एंटी क्रिप्टो रहा है। हालांकि इंडिया के मार्केट के आकर्षण के बावजूद हॉस्किंसन ने स्पष्ट किया कि उन्हें नहीं लगता कि इस रीजन में एक्सपैंड करने का ये सही समय है। उन्होंने कहा, मैं मार्केट में प्रवेश करना पसंद करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि किसी को इससे फेमिलियर होना चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार अपकमिंग डिजिटल इंडिया एक्ट अलग अलग ऑनलाइन इंटरमीडियरीज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई कॉमर्स और फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स को कैटेगराइज करेगा और इनमें से हर कैटेगरी के लिए स्पेसिफिक रेगुलेशंस जारी करेगा। इंडियन रेगुलेटर्स के लिए इंटरमीडियरीज का कॉन्सेप्ट नया है। नया रेगुलेशन इंटरमीडियरीज के लिए एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स को दूसरे ऑनलाइन एंटिटीज जैसे ई कॉमर्स पोर्टल्स और फैक्ट चेकिंग पोर्टल्स तक एक्सटेंड करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए स्टेट मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर ने 9 दिसंबर को कहा कि ड्रॉट बिल पब्लिक कमेंट के लिए महीने के अंत तक अवेलेबल होगा। अपकमिंग बिल में डिजिटल स्पेस के लिए एक रेगुलेटर के साथ साथ नॉर्म्स को वायलेट करने पर पेनल्टीज भी शामिल होंगी। इसमें ब्लॉकचेन और मेटावर्स जैसे उभरते क्षेत्र को नियंत्रित करने के प्रोविजंस भी शामिल होंगे। बाइनेंस पर हाल की बड़ी खरीदारी ने क्रिप्टो समुदाय में चिंता पैदा कर दी है, जो कि ऑल्ट कॉइन्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है। दरअसल ये 3 एपीआई लीक से जुड़े बाइनेंस हैक के डर के कारण है। हालांकि क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज ने कहा है कि ये हैकिंग या एसेट कॉम्प्रोमाइज का मामला नहीं लगता है। टीम ने कहा कि फंड्स ऐसे एफयू हैं और जरूरत होने पर कार्रवाई करने के लिए संबंधित अकाउंट की जांच कर रही है। एक क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर ने 9 दिसंबर को दावा किया कि उसके 3 एपीआई का इस्तेमाल लो कैप ऑल्ट कॉइन्स का ट्रेड करने और कीमतों में हेरफेर करने के लिए किया जा रहा था। उसने यूजर्स को अपने बाइनेंस अकाउंट में क्रिप्टो करेंसी नहीं रखने की चेतावनी दी, ये दावा करते हुए कि उसने सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म पर एपीआई जमा किया था। इस बीच 11 दिसंबर को ये बताया गया है कि कुछ ऑल्ट कॉइन्स ने असामान्य रूप से ज्यादा कीमतों पर ट्रेड किया। एक क्रिप्टो रिपोर्टर के अनुसार 3 प्लेटफॉर्म से जुड़े हैकर्स द्वारा ऑल्ट कॉइन्स चुराए गए थे। इस बीच बाइनेंस टीम ने एक्सप्लॉयटेशन के आरोपों को संबोधित किया। एक्सचेंज के मैनेजमेंट ने क्रिप्टो करेंसी के अबनॉर्मल प्राइस मूवमेंट्स को स्वीकार किया। बाइनेंस ने कहा कि फंड सुरक्षित है, ये बताते हुए कि एक्टिविटी किसी हैक से संबंधित नहीं लगती है। आर्बिट्रम बेस्ड लेंडिंग प्रोटोकॉल लोडस्टार फाइनेंस को 10 दिसंबर को एक फ्लैश लोन अटैक में एक्सप्लॉइट किया गया था। लोडस्टार के अनुसार अटैकर ने इन्फ्लेटेड टोकन का इस्तेमाल करके सभी प्लेटफॉर्म लिक्विडिटी बोरो करने से पहले प्लूटस डाओ के PLV GLP टोकन की प्राइस में हेरफेर किया। लोडस्टार ने एक ट्विटर थ्रेड में अटैक को एक्सप्लेन किया। कंपनी ने कहा कि अटैकर ने पहले PLV GLP कॉन्ट्रैक्ट के एक्सचेंज रेट को 1.83 GLP पर PLV GLP में हेरफेर किया, एक एक्सप्लॉइट जो अपने आप में अनप्रॉफिटेबल होगा।
फिर अटैकर ने लोडस्टार को PLV GLP कोलैटरल का सप्लाई किया और सभी अवेलेबल लिक्विडिटी को बोरो किया। जब तक कोलैटरलाइजेशन रेशियो मैकेनिज्म ने PLV GLP के फुल लिक्विडेशन को रोक नहीं दिया। हैक के बाद कई PLV GLP होल्डर्स ने भी अवसर का लाभ उठाया और 1.83 GLP पर PLV GLP को कैश आउट किया। DeFi प्लेटफॉर्म ने नोट किया हैकर GLP में 3 मिलियन से थोड़ा ज्यादा बर्न करने में सक्षम था। लोडस्टार पर चोरी किए गए लोडस्टार माइनस GLP को उन्होंने बर्न कर दिया था। अटैकर ने करीब $5.8 मिलियन का प्रॉफिट कमाया। लोडस्टार का कहना है कि GLP का लगभग 2.8 मिलियन या लगभग $2.4 मिलियन रिकवरेबल था, जिसका इस्तेमाल डिपॉजिटर्स को रीपे करने के लिए किया जाना चाहिए। कंपनी अपने एक्सप्लॉइटर के साथ बग बाउंटी पर बातचीत करने की कोशिश कर रही है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस लैब्स की वेंचर कैपिटल आर्म ने गो प्लस सिक्योरिटी के लिए एक प्राइवेट राउंड 2 का नेतृत्व करने की घोषणा की। इन्वेस्टमेंट के वैल्यू का खुलासा नहीं किया गया है। सिक्योरिटी डेटा को और डेवलप करने, सिक्योरिटी सर्विसेज मार्केटप्लेस बनाने और वेब3 सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर के लिए नई हायरिंग करने के लिए नए फ्रेश कैपिटल इन्फ्यूजन को डिप्लॉय किया जाएगा। ऑफिशियल ब्लॉग पोस्ट के अनुसार गो प्लस सिक्योरिटी भी 2022 के अंत में एक सिक्योरिटी सर्विस मार्केटप्लेस शुरू करने के लिए फंड्स का इस्तेमाल करने का इरादा रखती है। ये मूव बाइनेंस CEO चैनपेंग जाओ द्वारा एक्विजिशंस और इन्वेस्टमेंट्स पर $1 बिलियन के अस्टॉनिशिंग रिजर्व का इस्तेमाल करने की योजना की पुष्टि के कुछ दिनों बाद आया है। कॉफी हाउस की अमेरिकन मल्टीनेशनल चेन स्टारबक्स ने US बीटा टेस्टर्स के अपने पहले ग्रुप के लिए स्टारबक्स ओडिसी नाम के अपने ब्लॉकचेन बेस्ड लॉयल्टी प्रोग्राम को लॉन्च किया। यह एफर्ट कंपनी के एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट स्टारबक्स रिवॉर्ड्स का एक्सटेंशन है और इसमें कॉफी थीम्ड NFTs शामिल हैं जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस से संबंधित है। इस साल की शुरुआत में स्टारबक्स ओडिसी प्रोग्राम की शुरुआत करके एंटिटी ने ये स्पष्ट कर दिया कि वे NFT और Web3 बैंडवैगन में शामिल होने का इरादा रखते हैं। इनिशिएटिव जो अब लाइव है, कस्टमर्स को जर्नीज नाम के एक्टिविटीज में शामिल होने का अवसर प्रदान करता है, जो मेंबर्स को NFTs अर्न करने की अनुमति देता है। स्टारबक्स ओडिसी पॉलीगॉन पर बेस्ड है और करंटली सिर्फ US बीटा टेस्टर्स के लिए अवेलेबल है। जर्नी स्टारबक्स ब्रांड को एडवर्टाइज करती है और क्लाइंट्स को कॉफी और फर्म की हिस्ट्री के बारे में एजुकेट करती है। उनमें पजल्स खेलना, वीडियो देखना या क्विज़िस लेने जैसे अलग अलग एक्टिविटीज शामिल हैं। टोंगलियाओ सिटी के पब्लिक सिक्योरिटी ब्यूरो ने एक मनी लॉन्ड्रिंग रिंग को पकड़ा है जो क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करके 12 बिलियन युआन या $1.7 बिलियन से ज्यादा की निकासी को अंजाम दे चुके हैं। जुलाई 2022 में इनर मंगोलिया ऑटोनोमस रीजन की पब्लिक सिक्योरिटी द्वारा एक कंस्ट्रक्शन बैंक के कार्ड पर संदिग्ध लेन देन के संबंध में जारी रिस्क अलर्ट के बाद ये कार्रवाई की गई है। रिपोर्ट के अनुसार श्री मु युआन के पास $1.5 मिलियन से ज्यादा का असामान्य मंथली ट्रांजैक्शन था, जिन पर मनी लॉन्ड्रिंग का संदेह था। अधिकारियों ने खुलासा किया कि ग्रुप मई 2021 में सक्रिय है, क्रिप्टो करेंसी के साथ अपनी गतिविधियों को छुपाते हुए फ्रॉड, पिरामिड स्कीम, गैम्बलिंग और दूसरे इलीगल एक्टिविटीज के माध्यम से अवैध धन जमा कर रहा था। विशेष रूप से पुलिस ने संदिग्धों से $18 मिलियन से ज्यादा की वसूली की है। टाइपे में वन ऑफ NFT इंटरनेशनल आर्ट फेयर द्वारा NFT प्रोजेक्ट देववर्स को किया जाएगा होस्ट। RTFKT, BAYC और दूसरे ताइवानीज डिजिटल आर्टिस्ट द्वारा फेमस NFT प्रोजेक्ट्स को वन ऑफ NFT इंटरनेशनल आर्ट फेयर में फीचर किया गया है। तीनों का ये इवेंट W होटल में होगा। UN ली देववर्स के आर्टिस्टिक डायरेक्टर का एम मल्टी जेंडर आर्टिस्ट के लिए एक मेटावर्स कम्युनिटी बनाना है। जुलाई में लॉन्च होने के बाद प्रोजेक्ट को नवंबर में मेजर NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म OpenSea पर पहले स्थान पर रखा गया था। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए 3.0 TV।